जिंदगी फूलों की सीस नहीं होती। हर इंसान का इम्तिहान होता है। ना जाने मेरे हिस्से में क्या था। सोचा था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। मैं अपने ससुराल वालों पर राज करूंगी। यह खुशी भी मेरे दिल में इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हसीन थी। हर देखने वाला मुझे देखकर दीवाना हो जाता था। लेकिन शादी के बाद मेरी जिंदगी में सिर्फ बदलाव आया था, जिससे कोई खुशी नहीं मिली। मेरी खूबसूरती से मेरी ननद बहुत जलती थी। इस बात का अंदाजा मुझे शादी के दूसरे दिन ही हो गया था, जब मैं सुबह नहाकर कमरे से बाहर निकले ताकि अपने और अपने पति के लिए नाश्ता बना सकूं। मगर मुझे पता नहीं था कि मेरे ना होने पर मेरे कमरे में घुस जाएगी। जब मैं नाश्ता बनाकर है कमरे में आई तो मैंने देखा मेरी ननद ने सारा कमरा अस्त व्यस्त कर रखा था। मैंने पूछा, यह क्या किया तुमने? तो बोली, मैं क्रीम ढूंढ रही थी जिसे लगाकर आप जो इतनी चमकती रहती हो। मैंने गुस्से में आकर कहा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मांग लेती, ऐसे तलाशी लेने की क्या जरूरत थी? मैंने इस बारे में जान अपने पति से कहा तो उन्होंने कहा कि वह ऐसी ही है, उसका जो मन करता है वह वही करती है। अगर तुम मेरे घर में रहना चाहती हो तो कभी भूलकर भी मेरे बहन के साथ बदतमीजी मत करना। मेरे पति ने मेरे पैर बांध दिए थे। अगले दिन उसने मेरे सारे मेहरून सूट ले लिए और कहने लगी, भाभी आप इस घर में यह रंग नहीं पहन सकती। मैं हैरान हुई और बोली, क्यों, इसकी क्या वजह है? शीतल कहने लगी, क्योंकि आप बहुत सुंदर लगती है। आपके सामने मेरा रंग फीका नहीं लगना चाहिए। उस लड़की की बातें सुनकर मैं परेशान हो जाती थी। ना जाने वह मेरा और अपना मुकाबला क्यों करती थी। मैंने उसकी शिकायत फिर से अपने पति को कर दी और मेरे पति ने बड़े आराम से कह दिया था कि जैसा शीतल चाहती है वह वैसे ही करेगी। मैंने हैरानी से देखा, मुझे यह तो बताएं कि मेरी शादी आपसे हुई है या आपकी बहन से। मैं यह सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। मेरे पति ने कभी भी मुझसे खुलकर बात नहीं की थी। वह मुझसे अपना काम करवाती जिससे मैं कर देती। मैंने अपने मन को समझाया था, जो कि मैं चुपचाप कर दिया करती थी। मैं अक्सर सोचती, क्या शादी ऐसी होती है जिसमें दो अजनबी एक छत के नीचे रहते हैं और जरूरत के तहत वह काम भी आते हैं, मगर फिर भी वह सारी जिंदगी अजनबी रहते हैं। मेरी जिंदगी में एक और परेशानी ने कदम उठा लिया था। वह यह कि मेरी सास ने मुझसे पूछा, बहू कोई खुशखबरी है? मैं उनकी बात पर बोली, नहीं मम्मी जी, अभी तो नहीं है, और इतनी जल्दी खुशखबरी की जरूरत भी क्या है? मेरी सास हंसकर बोली कि तुमने भी खूब कहा। तुम्हें मालूम है मेरी बहन की बहू पहले ही हफ्ते में गर्भ से हो गई थी और एक तुम हो कि 1 महीना गुजरने के बाद भी सूखे पेड़ की तरह खड़ी हो। मेरी सास की बात ने मेरा दिल दुखा दिया था। क्या यह सही बात थी? उन्हें भगवान से डर भी नहीं लगा। मैंने संयम रख दिया था। मेरे पति ने कभी मुझे बच्चों के लिए बात भी नहीं की थी। ऐसा लगता था कि उन्हें मेरे जिस्म से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बच्चा दे सकी तो भी ठीक, और ना दे सके तो इसका हल तो मेरी सास ने पहले ही निकाल के रखा हुआ था। वह कहने लगी थी कि मुझे तुम्हें चंद दिन ही बर्दाश्त करना है, फिर मैं तुम्हें डिवोर्स दिलवा दूंगी। मैंने एक दिन रोते हुए पति से सास की शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि वह मुझे तलाक दिलवा देंगे। अमित कहने लगे, मैंने मम्मी के कहने पर तुमसे शादी की थी। अगर वह कहेंगे तो मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगा। यह बात मैंने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त की थी। वह मेरे देवर विवेक के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, मगर इन हालातों में भी वह मुझे उठते बैठते तानों की बरसात करती रहती थी। अक्सर कहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने विवेक की पत्नी सुनीता जैसी लड़की ढूंढ लूं। मैं यह बातें सुनकर सोचती, क्या सच में ये दुख भगवान की तरफ से है? मैंने सोचा कि अपना इलाज डॉक्टर से करवा कर देखती हूँ, शायद भगवान मुझे खुशी दे दे। मैं अपने पति से कहा कि आप मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले चलो।
मेरा पति मुझे देखकर बोला, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारा इलाज करवाता रहूं, और मैंने यह सुना है कि जो औरत बांझ होती है वह अपना जितना मर्जी इलाज करवा ले, वह औलाद पैदा करने के काबिल नहीं हो सकती। मैं तो रोने लगी थी। यह बातें मुझे दिमागी तौर पर बीमार कर रही थी। मेरी सास को विवेक के लिए एक अच्छी लड़की मिल गई थी। मैंने सोचा कि क्या पता कि देवरानी के आने के बाद मेरे हालात बदल जाए, इसलिए मैंने इस शादी की तैयारी में हिस्सा लिया था। घर के सारे काम मैंने अपने हाथों में ले लिए थे और फिर एक दिन सुनीता मेरी देवरानी बनकर हमारे घर आ गई थी। मैं बहुत खुश थी कि चलो हम दोनों की खूब दोस्ती हो जाएगी, मगर यह मेरी गलतफहमी ही साबित हुई थी, क्योंकि वह सुनीता बहुत पढ़ी लिखी थी। वह तो अपने काम से ही काम रखती थी, किसी के साथ ज्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। मैं ही बहाने बहाने से उसका दिल हासिल करने की कोशिश करती थी, मगर वह कोई खास जवाब ही नहीं देती थी। मेरी ननद शीतल भी सुनीता के साथ बहुत अच्छी थी। उसने सुनीता पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी कि आप फलाहार नहीं पहनेंगी। शादी को अभी 2 हफ्ते ही हुए थे कि उसका जी मतलाने लगा था, और यह सब देखकर मैं अंदर ही अंदर से डर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए सुनीता प्रेग्नेंट हो। अगर वह प्रेग्नेंट हो गई तो मुझ पर जिंदगी तंग कर दी जाएगी। उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि वह तो प्रेग्नेंट है, और यह खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी थी। उस दिन के बाद तो मेरी सास को मुझे खिजाने के लिए बहाना मिल गया था। वह उठते बैठते ताने दिया करती। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी जवान ननद भी मुझे ताना देने में पीछे नहीं थी। मैं तो हैरान होती थी कि वह कैसी लड़की है जिसे इस बात से भी डर नहीं लगता कि मेरे बड़े बोल मेरे आगे ही ना आ जाए। दिल पर बहुत ज्यादा मायूसी छाई हुई थी। तभी मेरी देवरानी मेरे कमरे में आ गई थी। यह पहली बार हुआ था। इससे पहले तो कभी भी मेरे कमरे में नहीं आई थी। उसकी आंखें भीगी हुई थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई थी। मैं बोली, क्या बात है सुनीता, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वह रोते हुए बोली, मैं आपको दीदी कह सकती हूँ क्या? मैंने इस बात पर सिर हिला दिया और बोली, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, मुझे दीदी कह सकती हो। सुनीता कहने लगी कि दीदी, मैं देख रही हूँ घर में जब से यह पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब से आप पर जिंदगी तंग कर दी गई है। मैं खुद को आपका दूसरी कसूरवार समझने लगी हूँ। मैं बोली, अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो? औलाद तो भगवान के हाथ में है ना। भगवान जिसे चाहे दे और जिसे चाहे ना दे, उसके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं चलती। तुम दिल में बिल्कुल भी ख्याल मत लाना कि तुम मेरी मुजरिम हो। उसने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोली, दीदी आपको एक बात बताऊं, यह जो लोग अभी मेरे प्रेग्नेंट होने पर खुश हो रहे हैं ना, जिस दिन मैं बच्चा दे दूंगी यही लोग मुझे धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे। मैं परेशान हो गई और बोली, बुरी बात है, भगवान ना करे कभी तुम पर ऐसा दिन आए। वह मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और मेरे कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद ही कमरे में अमित आ गए थे। वह बहुत ही बेचैन लग रहे थे। कमरे में यहाँ वहाँ टहल रहे थे। इससे पहले मैंने कभी उन्हें इतना परेशानी में नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे कुछ कहना चाह रहे हो, मगर उन्हें कोई शब्द ना मिल रहा हो। मैं खुद ही आगे बढ़कर बोली, क्या बात है, आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं क्या? मेरी बात सुनकर उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली। वह बोले, हाँ मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। यह विवेक की पत्नी अभी तुम्हारे पास क्यों आई थी? मैं बोली, बस ऐसे ही बातें कर रही थी। मेरे पास बैठ गई थी और बोले, अच्छा क्या बातें कर रही थी? मैंने आज तक उन्हें किसी इस कदर दिलचस्पी लेते हुए नहीं देखा था। मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों में क्या बातें हुई थी? मुझे उन पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मुझ में तो कभी इतनी दिलचस्पी नहीं दी थी। मैं बोली, बस वह अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में बात कर रही थी। मतलब प्रेग्नेंट की क्या बातें कर रही थी?
वह सवाल से सवाल निकलते जा रहे थे। मैं चीढ़ कर बोली, हम औरतों की बात है। मैं जल्दी से उठकर बाहर निकल गई थी। उनका मेरे लिए व्यवहार बड़ा अजीब था। मुझे तो सुनीता की बातें भी अजीब लगी थी, लेकिन दोनों ही अपनी बातों के आगे बात नहीं कर रहे थे। उधर मेरे सास तो सुनीता की तारीफ किए जा रही थी, जबकि विवेक बहुत खुश था। वह अपनी पत्नी के लिए तरह तरह के फल लाया करता था और यह सब देखकर मेरे दिल में चाहत रह जाती थी। भगवान, यह किस चीज की कमी है? अगर वह मेरे देवरानी को औलाद दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता? मैं इन बातों को सोच रही थी जबकि अमित नाश्ते के लिए किचन में आ गए थे। वह बोल, क्या सोच रही हो? मैं बोली, मैं सोच रही थी कि मैं किसी डॉक्टर के पास चली जाऊं खुद से। इस बार आपको नहीं कहूंगी कि आप मुझे साथ ले चले। मेरी बात सुनकर अमित हंसने लगे। वो बोले, सुनीता के प्रेग्ने होने के बाद तो तुम्हें अपने बांझपन का यकीन हो जाना चाहिए था। तुम ना जाने अब तक किस गलत फहमी में हो। मैं इन सब बातों से तंग आ चुकी थी। अमित नाश्ता करके चले गए थे। थोड़ी देर बाद सुनीता रसोई में आई और बोली, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। मैं बोली, तू बैठ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। जब से पता चला कि सुनीता प्रेग्नेंट है, तब से मेरी सास ने उसे काम नहीं करने दिया। मैंने उसे नाश्ता दिया। वो बोली, दीदी आपके घर वाले कहाँ रहते हैं? वो आपसे मिलने क्यों नहीं आते? सुनीता की बात सुनकर ना चाहते हुए भी मेरी पलकें भीग गई थी। मैं बोली, सुनीता मैं जब छोटी सी थी तब मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। बहन भाई कोई था ही नहीं। अब मेरी शादी हुई और कुछ दिन बाद ही पता चला कि अब मम्मी भी नहीं रही। मेरा कोई मायका नहीं। मुझे मालूम है कि मेरी सास ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद इसलिए किया था क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। अब देखो यह लोग मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अगर मेरे आगे पीछे कोई होता तो मुझे यह दिन देखना ना पड़ता। सुनीता मेरी बातें सुनकर बहुत उदास हो गई थी। मैं बोली, भगवान का शुक्र है कि तुम प्रेग्नेंट हो, वरना तुम्हें भी यह सब झेलना पड़ता। सुनीता की आंखों में बड़ी बेबसी छा गई थी। वह बोली, क्या हुआ अगर अभी मुझे वो दुख सहना नहीं पड़ा जिससे आप गुजर रही है? मैं जब बच्चा जन्म दूंगी तब आप देखना मेरे साथ यह लोग क्या सलूक करते हैं। मैं बोली, सुनीता तुम ऐसी बात क्यों करती हो? मुझे तो लगता है कि बच्चे देने के बाद तुम इस घर की लाडली बहू बन जाओगी। वो मेरी बात पर हंसकर चली गई। तो वह फिर से मेरे कमरे में आई थी और हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगती रही और रोती रही। मुझे नहीं मालूम कि वह यह सब क्यों करती थी। यूं ही वक्त गुजरता गया और उसका पेट फूलने लगा था। उसके डिलीवरी के दिन जो जो करीब आते जा रहे थे तो वह बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। एक दिन सुबह से ही उसकी हालत बड़ी अजीब थी। तब मेरी देवरानी अपने कमरे में चली गई। उसने कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी थी। उसकी तकलीफ से भरी आहों की आवाज बाहर सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह किसी सच की बात से गुजर रही है। मेरी सास घबरा गई और दरवाजा बजाने लगी थी। बहू दरवाजा खोलो तो मैं डॉक्टर के पास ले चलूं, मगर सुनीता बोली, नहीं मम्मी मैं अपनी डिलीवरी खुद ही करूंगी। उसकी यह बात सुनकर मेरी सास भड़क उठी थी। कहने लगी, यह कैसा बचपना है, ऐसा ना होगा। फिर मेरी सास बोली, अच्छा चलो मैं किसी दाई को भुला देती हूँ। तभी सुनीता ने इनकार कर दिया था। वह बोली, आप बस दीदी को मेरे पास भेज दे। मैं बड़ी परेशान सी हो गई थी क्योंकि मुझे इस मामले का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं किस तरह सुनीता की मदद कर सकती थी। मेरी सास ने मुझे जल्दी से कमरे की तरफ धकेल दिया था। सुनीता ने दरवाजा खोला तो मैं अंदर चली गई। मैं जैसे ही कमरे में गई और उसने मुझे एक कंबल थमा दिया था। वह बोली, दीदी आप मेरे बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाए, नहीं तो यह लोग मुझसे मेरा बच्चा छीन लेंगे। आप तो वैसे भी बांझ हैं, मेरे इस बच्चे की देखभाल करना। मैं बोली, आखिर मैं कहाँ जाऊंगी?
सुनीता ने मुझे एक कागज दिया, उस पर एक पत्र लिखा था। मैंने वह बच्चा पकड़ा और सुनीता के कमरे की पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गई थी। मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे क्या हुआ होगा। मैं उस बच्चे को बड़ी होशियारी से लेकर आगे बढ़ रही थी। आखिरकार वह पता भी आ गया जहां मुझे पहुंचना था। मैंने दरवाजा खटखटाया तो एक आदमी ने दरवाजा खोला था। वह मुझे देखकर बहुत हैरान हुए और बोले, आप तो सुनीता की जेठानी है ना? मैंने इस बात पर सिर हिला दिया था। वह बोले, आइए मेरे साथ। वह मुझे अपने साथ अपने घर में ले गए थे। वहां सुनीता की मम्मी और बहन भाई मौजूद थे और उसके मम्मी ने मुझसे पूछा कि आपकी गोद में क्या है? तो मैं बोली, सुनीता का बच्चा है, उसने आज ही इस जन्म दिया है। मेरी बात सुनकर सुनीता के मम्मी पापा और भाई बहन बहुत खुश हो गए थे और उसकी मम्मी ने जल्दी से आगे बढ़कर बच्चे के मुंह से कंबल हटाया। यह देखकर हम सब दंग रह गए कि वह बच्चा नहीं बल्कि मेरे पति का बड़ा। हम सब लोग हक्का बक्का रह गए थे। सब लोग मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे और सुनीता की मम्मी बोली, बेटा तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैं रोने लगी थी। मैं बोली, नहीं आंटी, मैंने आपको कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि यह सब मजाक तो मेरे साथ सुनीता ने किया है। सुनीता कहने लगी कि आप तो वैसे भी बांझ है, तो आप ऐसा करें कि मेरा बच्चा लेकर इस घर से भाग जाए, मगर देखिए यहाँ तो बच्चा है ही नहीं। तब सुनीता की बहन आगे बढ़ी। वह बोली, सुनीता आपके साथ मजाक नहीं कर सकती। जरूर कोई ना कोई राज की बात इस कंबल में छपी है। इस कंबल में बच्चा नहीं है तो क्या हुआ? आपके पति के नाम की डॉक्टर रिपोर्ट तो है ना? मैं मायूसी हो गई थी। मैं बोली, अमित की डॉक्टर रिपोर्ट का क्या मतलब है? तब सुनीता की बहन ने फाइल मुझसे पकड़ ली थी। वह अब इस फाइल को पढ़ रही थी। वह एकदम से चौंक गई थी। कहने लगी, यह देखो दीदी, मैंने कहा था ना कि सीता आपके साथ मजाक नहीं कर सकती। मजाक तो आपके साथ आपके पति और आपकी सास ने किया है। यह देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि आपका पति बाप बनने की सलाहियत नहीं रखता। दीदी बांझ आप नहीं, आपका पति है। मैं यह बात सुनकर दंग रह गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अगर उन्हें यह सब मालूम था तो फिर वह मुझ पर जुल्म ढालते रहे। अमित की रिपोर्ट के नीचे ही विवेक की रिपोर्ट थी। उसमें भी यही लिखा था कि विवेक भी बांझ है। तब सब लोग चौंक गए थे और सुनीता की बहन बोली, दीदी सुनीता ने आपकी हालत देख झूठ मूठ का ड्रामा किया होगा कि वह प्रेग्नेंट है, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह ऐसा ना करती तो घर में सब उनसे भी नफरत करने लगते। सुनीता ने ड्रामा रचा है तो उसकी सास को लगा होगा कि शायद मेरे बेटे की कमी दूर हो गई हो, जबकि वह तो उन लोगों के साथ रहकर उनका राज मालूम करना चाहती थी। असल राज तो यह है कि वह दोनों भाई औलाद पैदा करने के कबीली नहीं है। तो अब मुझे समझ में आया कि सुनीता क्यों कहती थी कि इन लोगों ने मुझसे बच्चा छीनकर मुझे घर से निकाल देना है। सुनीता की मम्मी पापा बोले, हम अपनी बेटी को उन कमीनों के घर से वापस लेने जा रहे हैं। मैं बोली, अंकल मैं भी आपके साथ चलूंगी। वह राजी हो गए थे। अब हम सब जब मेरे ससुराल पहुँचे तो यह देखकर दंग रह गए थे कि मेरी सास बहुत बुरी तरह से सुनीता को मार रही थी कि तुमने हमारे साथ झूठ बोला। यह देख अंकल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पुलिस को फोन कर लिया था कि मेरी बेटी की ससुराल वाले उस पर जुल्म कर रहे हैं। अमित भी अपने कमरे से बाहर आ गया तो मैं आगे बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और फिर थूकर बोली, मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा कमीना इंसान नहीं देखा। मैं तब भी तुम्हारा साथ देती अगर कोई दिक्कत होती, मगर तुम लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। तुम लोगों ने मेरा मजाक बनाकर रख दिया था। अमित ने तो मुझे डिवोर्स दे दी, मगर विवेक बोला कि मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स नहीं दूंगा। मैं उसे इस धोखे का मजा से चखाऊंगा जिसमें उसने मुझे पिछले 9 माह से रखा हुआ था। इतने में पुलिस भी घर आ गई थी। पुलिस ने दोनों भाइयों को अपनी पत्नियों पर जुर्म करने में गिरफ्तार कर लिया था।
उसके बाद सुनीता की मम्मी पापा मुझे अपने साथ ले गए थे और वह कहने लगे कि आज से हमारी बेटी बनकर रहोगी। सीता ने अपने पति पर डिवोर्स का मुकदमा दर्ज कर दिया था और हम दोनों लड़कियों की जिंदगी सुनीता की समझदारी की वजह से बच गई थी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।